फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में देखेंगे कि भारत के संविधान के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और उनको कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। और एक बात, जितनी भी हम क्योंकि मैं पॉलिटी का लेक्चर ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, बीच बीच में मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज़ भी बना के दूंगी पॉलिटी से, जिससे कि हम एमसीक्यूज़ को भी साथ साथ करते चलें। तो पहले कुछ चैप्टर्स हो जाने के बाद, मतलब जब फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम एक एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे पहली, फिर हम बाकी चैप्टर्स को करेंगे और उसके बाद बाकी एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है। हमारे जो कंटेंट्स हैं और जो स्पिरिट है संविधान की, वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी मतलब अद्भुत है। बाकी अगर आप संविधानों के साथ के में कंपैरिजन करेंगे तो वो बाकी आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं मिलेगा। हालांकि माना यह जाता है कि हमारे संविधान का हर वर्ड जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सारे ऐसा हुआ था कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिसर्च की गई थी। सभी जितने भी वर्ल्ड के फेमस संविधान थे, जितने भी फेमस कॉन्स्टिट्यूशंस थे उस वक्त के, उन सब के ऊपर रिसर्च करके फिर इस संविधान को बनाया गया था। पर फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं, ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनसे अलग करते हैं। बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि अडॉप्ट किया गया था 1949-50 में, 26 नवंबर 1949, जो कि हमारी प्रियम्बल पे डेट दी गई है। और उसमें हमारे सब्सटैंशियल चेंजेस भी हुए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। एज पर आर्टिकल 368 हम जो है पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को के अंदर चेंजेस ला सकती है, अमेंडमेंट्स ला सकती है। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं आफ्टर 1950 और उसके वजह से चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जैसा कि एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाई गई थी। क्योंकि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी संख्या में चेंजेस किए गए थे और बहुत सारे पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें चेंजेस किए गए थे। सबसे पहला पार्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। और प्रियम्बल के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी 3 नए वर्ड्स को इंसर्ट किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फिर एक बात चली थी केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, या फिर क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 368 को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच थी केशवानंद भारती की, और इस बेंच ने बताया था कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट चेंज कर सकती है, और इस पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कहा जाता है। ठीक है, पावर टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं या संविधान को फॉर्म करने की जो पावर होती है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कहा जाता है। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भारत के जो स्ट्रक्चर है, संविधान है, उसके तहत पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो आर्टिकल 368 को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस ला सके। बट ये जो चेंजेस हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये कॉन्सेप्ट पूरे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलेगा। ये पर्टिकुलर जजमेंट था केशवानंद भारती का, जिसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉमन पार्लेंस में या कॉमन लैंग्वेज में आया था। उससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को की एज सच कोई डिस्कशन नहीं हुआ करता था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कभी वर्ड आ जाता है एमसीक्यू में कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। ये चीज़ें जो है केशवानंद भारती केस में तो ये बात हो गई हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की, जिसको हमने अभी देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा एज सच नहीं था, ये एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में आया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है, वो कुछ पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको चेंज करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है।
कुछ एग्जाम्पल्स में आपका सेकुलरिज्म हो जाएगा, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम किसी और लेक्चर में पूरा एक फुल फ्लेजेड लेक्चर लेंगे, जिसमें हम केशवानंद भारती केस की बात करेंगे, और भी एक केस सीरीज में लेने जा रही हूँ, जिसमें हम अलग अलग केसेस का डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, यहाँ पे हम सेलिएंट फीचर की बात कर रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बस बात चली थी, जिक्र चली थी, इसीलिए मैंने डिस्कशन कर दिया। फिलहाल बेसिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन उसके अपने सेपरेट वीडियो में होगा, और साथ में एक वीडियो मैं उसमें भी लूँगी, जहाँ पर एक पर्टिकुलर वीडियो केशवानंद भारती का होगा, और भी एक गोपालन केस, फिर आपने जो है बहुत सारे केसेस सुने होंगे, एडीएम जबलपुर केस। तो ये सारे केसेस जो है, जो भी केसेस हमारे इंपॉर्टेंट हैं पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी केसेस का एक केस सीरीज के नाम से सीरीज चालू होगी, जिसमें हम लेंगे। पहला उसका जो पीपीटी है वो बन गई है, बहुत जल्दी मैं रिकॉर्ड भी उसको कर लूँगी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या सेलिएंट फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारे जो भारत का संविधान है उसमें 470 आर्टिकल्स हैं, जिसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसके साथ साथ हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। तो कभी कभी आते हैं शेड्यूल नंबर 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 25 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हम बात करते हैं यूनियन और टेरिटरीज की, जो आर्टिकल्स 1 से 4 तक कवर किया गया है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात हुई है, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 to 11 आता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूलभूत अधिकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सभी सिटीजन्स के लिए, और यहाँ पे जो आर्टिकल्स कवर्ड है वो 12 to 35 आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद पार्ट 4 आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हमारे आर्टिकल 36 to 51 जो है कवर्ड है। पार्ट 4A, ये जो है 4A जहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये हमारा जो है पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बाद है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया गया था। और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट है। पार्ट 4A में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, ये आर्टिकल है आपके पार्ट 4A का। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट है, उसमें 5 चैप्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151 तक कवर्ड हैं। पार्ट 6, जैसा कि आपने सोचा होगा सही, तो उसमें यूनियन अब आएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी 5 चैप्टर हैं, जस्ट लाइक द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जनरल है, चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव है, चैप्टर 3 हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का है, चैप्टर 4 में लेजिस्लेटिव पावर्स आएंगी गवर्नर की, और चैप्टर 5 में आपका हाई कोर्ट्स है। और जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 152 टू आर्टिकल 237। फिर साथ में एक चैप्टर 6 भी है, सॉरी, और चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की गई है। पार्ट 7 अगर आप देखेंगे तो ये द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, अब इसको डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि अब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट है, यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके स्टेट डिवीजन नहीं है, जो कि पहले हुआ करता था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, तब हमारे जो स्टेट्स थे वो पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, ऐसे करके डिवाइड किए गए थे। अब ये जो डिवीजन है ये हटा दिया गया है, और इसीलिए ये वाला पार्ट जो है डिलीट कर दिया गया है। फिर हमारा पार्ट 8 आएगा यूनियन टेरिटरीज का, जिसमें आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक है। पार्ट 9 में पंचायत आती है, जहाँ पे पार्ट आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक दिया गया है। पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज हैं, आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक, 243ZG मतलब ZG तक है। उसके बाद पार्ट 9B आता है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की जाती है, और यहाँ पे आपका आर्टिकल है आर्टिकल 243ZH से लेकर के आर्टिकल 243ZT तक। उसके बाद पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, जो आर्टिकल 244 से 244A तक आता है। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, यूनियन एंड द स्टेट्स है, इसमें 245 से 263 तक आर्टिकल्स हैं।
फिर हमारा फिनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये आर्टिकल पार्ट नंबर 12 है। इसमें 264 से 300A आर्टिकल तक कवर्ड है। फिर आपका जो है पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 से 307 तक। पार्ट हमारा 14 आएगा सर्विस अंडर द यूनियन, जहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इसमें कवर्ड होता है। तो ये आपका पार्ट 14 में आएगा, आर्टिकल 308 से 323 तक। पार्ट 14A हमारा ट्राइब्यूनल्स का है, तो इसमें 323A आर्टिकल से कवर किया गया है, 323A टू आर्टिकल 323B। फिर हमारा 15th पार्ट आता है इलेक्शंस का। 16th पार्ट आता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लॉजेस। 17th पार्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र किया गया है। 18th पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, और यहीं पे हम देखेंगे आर्टिकल 3, हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इसमें इस वाले आर्टिकल में दिए गए हैं, इस वाले पार्ट में दिए गए हैं। पार्ट 19 आता है मिसलेनियस प्रोविजंस का। पार्ट 20 आएगा हमारा अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी अभी हमने बात की थी, आर्टिकल 368, ये हमारा पार्ट 20 के अंदर आता है। पार्ट 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड प्रोविजनल स्पेशल प्रोविजंस है। और पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो ये सारे हमारे आर्टिकल्स दिए, ये सारे पार्ट्स और आर्टिकल्स हैं। जो इम्पॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए थे। इस पूरी लेक्चर सीरीज में हम अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे और अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी का। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने देखा कि कितना वाइड कवरेज है। तो ये याद इतना अभी नहीं करना है, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सारे पार्ट याद करने हैं या सारे आर्टिकल्स याद करने हैं। इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन, जब हम डिस्कशन करेंगे, जब हम पूरे पॉलिटी को पढ़ेंगे, तो चीज़ें स्वतः ही हमें याद हो जाएंगी। अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि हमारे टोटल 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की जिनकी वजह से ये साइज इतना बड़ा हो गया है। पहला फैक्टर जिस वजह से साइज इतना बढ़ गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऐसे रहे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करेंगे, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारी जो कंट्री है बहुत बड़ी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। उस सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लेंथ बढ़ गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये चाहते थे कि कुछ भी चीज़ जो है इंटरप्रिटेशन के लिए फर्दर ना रह जाए, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए सभी चीज़ें बहुत क्लियरली दी गई हैं, और इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है। दूसरा जो रीज़न है वो हिस्टोरिकल फैक्टर है। जैसे कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो हमारे संविधान को बनाने के लिए एक बड़ा जो पार्ट है संविधान का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। उस वजह से ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी भी जो लेंथ है वो बढ़ गई है। तीसरा जो एक बड़ा फैक्टर है वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल है सेंटर और स्टेट्स के लिए। अब क्योंकि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से सेंटर और स्टेट को जज किया जाता है या गवर्न किया जाता है, उस वजह से हमने अभी देखा था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था अलग अलग चैप्टर्स में हमारा स्टेट दिया हुआ है, पार्ट नंबर 6 में, और यूनियन गवर्नमेंट दी हुई है पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 और 6 टोटल अगर आप मिला के देखेंगे शायद कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बल्कि पार्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स इन दोनों पार्ट्स के अंदर दिए हुए हैं, और इसी वजह से क्योंकि स्टेट का जो पार्ट है वो एडिशनली ऐड किया गया है, इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का साइज है वो बढ़ गया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज थे। आपको पता होगा कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसके अंदर बहुत सारे लॉयर्स थे, लॉयर्स का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे लॉयर्स थे, और जब लॉयर्स होते हैं तो कहा जाता है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब इतने सारे लॉयर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे तो उन्होंने सारी कोशिशें की थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई लीगल जो है प्रॉब्लम ना आए, और चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा बल्कि बनाया गया है, जिससे कि लॉयर्स जो फर्दर कमिंग लॉयर्स हैं अपकमिंग इंडिया के, वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से मिस इंटरप्रेट ना करें, रीड बिटवीन द लाइंस ना करें। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में,
बहुत कम एरियाज हैं जहां पर एम्बिग्यूटी होती है, और किसी और उसके लिए भी अगर एम्बिग्यूटी होती है तो सुप्रीम कोर्ट को एज अ सुप्रीम इंटरप्रेटर के रूप में भी बनाया गया है। अब अगर हम दूसरी बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे सोर्सेस से जो है डिराइव किया गया है, तो कभी कभी यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी वाली कंट्री से क्या चीज़ डिराइव की गई है। तो इसीलिए ये मैंने माइंड मैप फॉर्मेट में आपके लिए बनाया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वाली स्लाइड पे मैं और कुछ नहीं लिखूंगी। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एक महत्वपूर्ण सोर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपका आएगा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें आई हैं, 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। सबसे पहली चीज़ ली गई है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को वो एडवाइस टेंडर करनी होगी। तो ये जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा, हमारा स्टेट के जो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसका जो प्रोसीजर है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तीसरा, जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो सेंटर के हाथ में हैं, वो स्टेट्स के पास नहीं है। जो भी पावर्स डायरेक्टली हमारे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारी कंकरेंट लिस्ट में ना हो, इन तीनों लिस्ट के बाहर अगर कोई भी पावर आती है तो वो सेंटर के हाथ में होगी। और ये जो लिया गया है फीचर, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक यूनियन या फेडरेशन है, बट यहाँ पर सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगेन ये फीचर भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें ली गई हैं वो हमारा फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज़ ऑफ फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और रिपब्लिक, ये सारे आइडियाज़ जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन। ब्रिटेन से बहुत सारे फीचर्स लिए गए हैं। कहा भी जाता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो ब्रिटेन से आती है। उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से लिए गए हैं। पहला हमारा कैबिनेट सिस्टम है, पोर्टफोलियो सिस्टम है, जहां पर मिनिस्टर्स को एग्जीक्यूशन का पार्ट दिया जाता है, उनको जो है कैबिनेट प्रोवाइड किया जाता है। और हमारा जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेचर से ड्रॉ आउट किया जाता है। ये फीचर भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, बिल को कैसे पास करना है, क्या क्या रीडिंग्स होंगी, बजट कैसे पास होगा, ये सारे फीचर्स यूनाइटेड किंगडम से आए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे हमारी पार्लियामेंट का जो भी जिस तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगेन ये हमारा यूके से आया है। बाई कैमरलिज्म, मतलब कि दो हाउसेज हैं, एक हमारा लोअर हाउस जिसको लोकसभा कहा जाता है और एक अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहा जाता है। ये जो बाई कैमरल स्ट्रक्चर है हमारे पार्लियामेंट का, ये भी यूनाइटेड किंगडम से आता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस, मतलब सभी एमपीज को या पार्लियामेंटेरियंस को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं। जैसे कि अगर वो पार्लियामेंट के फ्लोर में रह करके कोई भी कमेंट करते हैं तो उस कमेंट के खिलाफ उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। तो ये एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में आता है। और भी बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं जो हम इन ड्यू कोर्स इस लेक्चर में देखेंगे, मतलब इस सीरीज में देखेंगे। तो वो जो फीचर है अगेन यूनाइटेड किंगडम से आता है। रूल ऑफ लॉ की बात करें तो रूल ऑफ लॉ, अगेन इसके ऊपर जो है एक बड़ा लेक्चर बनेगा। तो रूल ऑफ लॉ का जो फीचर है ये भी यूनाइटेड किंगडम से आता है। गाइज, अभी हम जो है सेलियन फीचर्स देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जिनके ऊपर एक अलग से लेक्चर्स बनाने हैं वो इन ड्यू कोर्स आपको मिलते जाएंगे, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई पर्टिकुलर फीचर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि सिंगल सिटीजनशिप होती है इंडिया के अंदर, मतलब कि यू आर जस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होती है। न केवल आपके पास सिटीजनशिप होती है कंट्री की, बल्कि स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है। वो फीचर इंडिया के अंदर नहीं है। ये जो फीचर है सिंगल सिटीजनशिप का, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ब्रिटेन का भी हर नागरिक सिर्फ ब्रिटेन का नागरिक होता है, स्टेट्स का नागरिक नहीं होता है।
फिर यहाँ पे जो रिट का सिस्टम होता है, रिट पिटिशंस, आपने हैबिस कॉर्पस वगैरह सुनी होगी, फिर उसके साथ सर्चियोरारी, ये सारी जो रिट्स हैं ये भी यूनाइटेड किंगडम से आती हैं। अब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फीचर लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम ये इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिर जर्मनी में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। जर्मनी के वीमेर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करें तो यहाँ से एक पर्टिकुलर फीचर लिया गया था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान आपके ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और ये फीचर अगेन जर्मनी से लिया गया है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से 3 फीचर्स लिए गए हैं। पहला, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट करना है ये फीचर। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और तीसरा हमारा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका तरीका। ये तीनों फीचर्स हमारे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से 2 फीचर्स लिए गए हैं। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो हमारा आर्टिकल 368 आता है, ये हमारा जो आर्टिकल है ये साउथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनका इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, ये इलेक्शन का प्रोसीजर भी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कंकरेंट लिस्ट, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये 4 फीचर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, फेडरल स्कीम हमारी जो है, फिर गवर्नर का ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली गई हैं। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो यूएसएसआर का ही आएगा, तो यूएसएसआर की आप बात करेंगे तो इसका जो यहाँ से 2 चीज़ें ली गई हैं। आइडियल ऑफ जस्टिस मतलब कि इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, इसकी बात सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी बाई दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट डाली गई थी, ये भी हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, ये सारी चीज़ें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे सोर्सेज से मिलके बना है, जिस वजह से बल्क भी आती है और जिस वजह से बेस्ट फीचर्स भी सभी कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिक नेस प्रोवाइड करते हैं, एक बहुत जो है आप कह सकते हैं अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत एक आप कह सकते हैं बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में इतना बैलेंस नहीं मिलेगा जितना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। और उसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड के जितने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनके बेस्ट आइडियाज़ को लेकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप पाएंगे कि रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों होने का मतलब क्या है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत रिजिड है, ना तो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है, अगर आपको कोई चेंज करना है, तो उसके लिए आपको बहुत स्पेशल प्रोविजंस चाहिएंगे, स्पेशल प्रोसीजर्स चाहिएंगे। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी तरफ होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि ये जो है ऑर्डिनरी लॉज की तरह अमेंड किया जा सकता है, ऑर्डिनरी लॉज की तरह कोई भी इसको चेंज कर सकता है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरह से रिजिड है, ना ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ प्राविधान, कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो काफ़ी रिजिडली होंगे, और कुछ अमेंडमेंट्स काफ़ी फ्लेक्सिबली किए जा सकते हैं। कुछ प्रोविजंस हैं उनको अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए,
स्पेशल मेजॉरिटी भी, मेजॉरिटी कई तरह की होती है। स्पेशल मेजॉरिटी यूजुअली माना जाता है कि जब आपकी 2/3 मेंबर्स हर हाउस के प्रेजेंट और वोटिंग हो, तो उस मेजॉरिटी को स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी करके एक छोटा सा जो हमारा लेक्चर है वो भी आपको मिल जाएगा आने वाले डेज में, ये भी मैं डाल दूंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि अलग अलग तरह की मेजॉरिटीज़ क्या हैं। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कुछ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं उनको हम स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये जो प्रोविजंस होते हैं, ये वो प्रोविजंस हैं जो कि हमारी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है, या कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको चेंज करना बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। वो प्रोविजंस बहुत मुश्किल से चेंज हो पाएंगे, और ये एग्जाम्पल हो गया रिजिड अमेंडमेंट का। कुछ प्रोविजंस हैं जिनको हम आसानी से जिनको हम जो है आप अमेंड कर सकते हैं, नॉट ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी बट ऑल्सो बाय रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मतलब कि इनको पास करने के लिए न केवल आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, बल्कि जो हमारे आधे स्टेट्स हैं, जैसे कि अभी 28 स्टेट्स हैं, तो कम से कम 14 स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिएगा। तो कुछ प्रोविजंस इस तरह से हमारे चेंज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिजिडिटी भी है, और उसके अलावा कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि एक सिंपल अमेंडमेंट से भी चेंज हो सकते हैं, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें। जैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर इसमें कोई चेंज लाना है तो वो जो है काफ़ी फ्लेक्सिबली हो जाएगा, वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हो जाता है। तो आर्टिकल 2-3 में अगर कोई चेंज लाएंगे तो वो अंडर आर्टिकल 368 वो जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये जो है एक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत यूनिक फीचर है। ये फीचर बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशंस में पाया जाता है। अब दूसरा आपका एक इम्पॉर्टेंट सेलियंट फीचर है, वो है हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है, इसमें फेडरेशन पाया जाता है। मतलब कि ये ये 2 टायर सिस्टम हो गया गवर्नेंस का, जहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर्म करता है। इसके अंदर सारे यूजुअल फीचर्स हैं फेडरेशन के। क्या फीचर्स होते हैं फेडरेशन के? 2 गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में पावर का डिवीजन होता है, जिसको हम देखते हैं यूनियन लिस्ट की जो पावर्स हैं उनको डायरेक्टली सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को यूज़ करेगी और यहाँ पे लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कुछ एरियाज हैं जहाँ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ी पार्ट है पुलिस का, तो पुलिस का जो पार्ट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो इसी तरह से पावर्स को हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। कुछ पावर्स दोनों के बीच में शेयर की जाती हैं, जिनको हम कंकरेंट लिस्ट के अंदर डालते हैं। और कुछ जो बची खुची पावर्स हैं, जो इन तीनों लिस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है, वो रेसिडुअरी पावर्स होती हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। तो यूजुअल फीचर्स क्या होते हैं फेडरेशन के? यूजुअली फेडरेशन के अंदर 2 गवर्नमेंट के सिस्टम पाए जाते हैं, और इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होती है या डिवीजन ऑफ पावर रहता है। फिर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली रिजिड होता है, जल्दी आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जो कि हमारी जो संविधान है उसके तहत भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई है। और बाई कैमरलिज्म, मतलब कि 2 हाउसेस जो है पार्लियामेंट के पाए जाते हैं। ये हमारे फेडरेशन के फीचर्स होते हैं। बट कुछ फीचर्स एक यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। यूजुअली एक सिंगल जो मतलब नॉन फेडरल कंट्री हो गई, जैसे कि ब्रिटेन एक नॉन फेडरल कंट्री है, जहाँ पर एक ही सरकार पाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार पाई जाती है। वहाँ पे जो सेंट्रल सरकार होती है या सेंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इंडियन गवर्नमेंट की भी बात करें तो इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया है। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है नॉन फेडरल स्टेट में, जैसे कि इंडिया के पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये एक नॉन फेडरल फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है, अगेन ये एक नॉन फेडरल फीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, अगेन ये एक हमारा एक नॉन फेडरल फीचर है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब कि
स्टेट की जो जुडिशरी है वो सेंट्रल जुडिशरी के साथ इंटीग्रेटेड होती है। मतलब कि टू अलग डिफरेंट सिस्टम्स जुडिशरी के नहीं पाए जाते। जुडिशरी अगर आपने हाई कोर्ट से कोई वर्डिक्ट आ गई तो ये फाइनल नहीं मानी जाएगी, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जो अपील कर सकते हैं। तो ये जो एपेलेट सिस्टम है ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी का फीचर होता है और ये एक नॉन फेडरल फीचर में माना जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है, स्टेट के गवर्नमेंट के गवर्नर में स्टेट में जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है। और क्योंकि सेंटर एक बहुत बड़े फंक्शनरी को अपॉइंट कर रही है तो ये अपने आप में एक नॉन फेडरल फीचर माना जाता है। इसी तरह से अगर आप सर्विसेज की बात करें तो जो आपकी आईएएस की सर्विसेज होती हैं वो, हालांकि आईएएस अधिकारी काम तो स्टेट में करते हैं बट उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंटर करती है। तो ये हमारा एक नॉन फेडरल फीचर हो गया। इसी तरह से जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जहाँ पर बेसिकली सेंटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, अगेन ये जो है एक हमारा नॉन फेडरल फीचर के अंदर आएगा। टर्म अगर फेडरेशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ध्यान देने वाली बात है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इंडिया को फेडरेशन नहीं कहा गया है। आर्टिकल 1 जो कि कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो सीधे सीधे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो किसी भी एग्रीमेंट के तहत नहीं किया गया है। स्टेट्स ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था कि हम लोग मिलके एक यूनियन बनाते हैं, जैसे कि यूएसए में ये नाम ही इसलिए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के कुछ छोटे छोटे स्टेट्स मिलके साथ में आए थे और इन्होंने एक अग्रीमेंट किया था कि हम लोग यूनाइट करके एक बड़ा स्टेट, एक बड़ी कंट्री बनाते हैं। और जो यूएसए है ये एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, ये इस एग्रीमेंट के रिजल्ट की वजह से फॉर्म हुई है एज ए कंट्री। तो इंडियन फेडरेशन की अगर आप बात करें तो भारत के जो स्टेट्स हैं वो किसी एग्रीमेंट के रिजल्ट पे नहीं फॉर्म हुए हैं, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए इंडिया एक फेडरेशन नहीं कहलाता है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाता है जिसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं, फेडरल फीचर्स हैं, जैसे कि 2 गवर्नमेंट्स हैं, पावर का डिवीजन है। स्टेट के पास भारत के संविधान के तहत किसी भी स्टेट के पास ये हक नहीं है कि वो सिसीड कर सके, मतलब कि वो फेडरेशन से निकल के बाहर जा सके और इंडिपेंडेंस घोषित कर सके। ये इंडियन गवर्नमेंट में किसी भी स्टेट के पास पावर नहीं है। बाकी गवर्नमेंट्स में ये पावर दी गई है, बाकी जो फेडरेशंस हैं वहाँ पे ये पावर दी गई है जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। जैसे कि यूएससी की अगर आप बात करेंगे तो ये एग्रीमेंट का हिस्सा है और एग्रीमेंट आपको पता होगा तो वहाँ पर अगर एग्रीमेंट किया गया है तो एग्रीमेंट से सिसीड भी कर सकते हैं, निकल भी बाहर सकते हैं। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम फेडरल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी तरह से यूनिटरी बायस है, मतलब कि हम एक होल यूनिट रहेंगे। भारत को टुकड़ों में टूटना या फिर भारत के स्टेट्स का टुकड़ों में टूटना ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी कंट्री एक सिंगल जो है एंटिटी है, एक सिंगल जो है जोग्राफिकल और पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में देखी जा सकती है, जिसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के लिए 2 अलग अलग गवर्नमेंटल टायर और 3 जो है 2 टायर सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, जो बाद में 3 टायर हो गई थी, पंचायत भी अगर आप इंक्लूड करें तो ये हमारा जो है फेडरेशन का पूरा सिस्टम है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे जो आपके बड़े बड़े जो प्रीमियर लीगल ओपिनियन लीगल लुमिनरीज की बात करें, उन्होंने जो है बात नाम दिया है कि इंडिया जो है फेडरल है फॉर्म में, मतलब जो काम करने का तरीका है, जो गवर्नेंस का तरीका है वो तो फेडरल है, बट वो यूनिटरी है स्पिरिट में, मतलब वो सिंगल एंटिटी है एज इन द स्पिरिट। वो स्पिरिट में देखा जाए या फिर रियलिटी में देखा जाए तो वो एक सिंगल एंटिटी है। इसी तरह से केसी वियर ने इंडियन फेडरल को कहा है क्वासी फेडरल, मतलब कि ये एक क्वासी मतलब कि इनपरफेक्ट, मतलब कि फेक, या फिर देखने में लगती है, रियलिटी में नहीं है। तो ये क्वासी फेडरल है, ये एक्चुअली फेडरल नहीं है, पूरी तरह से फेडरल नहीं है, हाफ फेडरल आप इसको बोल सकते हैं। मॉरिस जोन्स ने कहा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, जहाँ पे फेडरलिज्म तो है बट पूरी तरह से फेडरल नहीं है। और ग्रीनवेल ऑस्टिन जो कि एक बड़े मॉरिस जॉनसन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है और ग्रीनवेल ऑस्टिन ने बोला है
ग्रीनवेल ऑस्टिन ने इसको कॉपरेटिव फेडरलिज्म बोला है कि जो हमारी जो स्टेट्स हैं वो आपस में कॉपरेट करते हैं और इस तरह का जो फेडरलिज्म है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। आइवोर जेनिंग्स ने बोला है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरेशन तो है बट टेंडेंसी सेंट्रलाइजिंग है, मतलब कि जब इमरजेंसी आएगी तो वो यूनिटरी बन जाएगा, पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी हो जाती है। तो ये अलग अलग जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अलग अलग लीगल लुमिनरीज ने इस तरह से फेडरल फीचर को डिफाइन किया है। तो हम बात कर रहे थे, केसी वेयर ने इसको जो है क्वासी फेडरल बोला है, मॉरिस जॉनसन ने बोला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है और आइवर जेनिंग्स ने फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी नाम दिया है। अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे फॉर्म हुआ है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, मतलब कि यहाँ पे जो है एक सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरह से नहीं की गई है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि जो अगर आप बात करें गवर्नमेंट की पावर्स की, तो गवर्नमेंट के पास 3 पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच का क्या काम होता है, लॉ बनाती है ये। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, तो इनका काम इम्प्लीमेंटेशन का है। और ये हमारी जो जुडिशरी है ये इसका कहना है कि ये मतलब देखती है कि सारे जो मतलब हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड रूल ऑफ लॉ फॉलो हुआ है या नहीं, तो ये जुडिशरी का काम होता है। अब गवर्नेंस की अगर आप बात करें तो कुछ जो है कुछ फिलोसोफर्स का कहना था कि तीनों जो ब्रांचेस हैं ये वाटर टाइट अलग अलग होनी चाहिए, वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए इनका, मतलब कि ये पूरी तरह से अलग अलग रहनी चाहिए। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर्स जो है और एग्जीक्यूटिव्स को लेजिस्लेचर से ड्रॉ किया जाता है, मतलब कि जो इम्प्लीमेंटिंग पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन जिनका काम है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से आती है, लॉ मेकर्स के थ्रू आती है। तो इस तरह से क्या हो गया कि हमारे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हैं इन दोनों के बीच में कॉपरेशन होता है और कोऑर्डिनेशन होता है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल कहलाता है। जबकि अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होती है, मतलब कि जुडिशरी अलग काम करेगी, लेजिस्लेटिव का काम केवल लॉज को बनाना है और एग्जीक्यूटिव का काम केवल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारी इंडिया के अंदर ये इतना स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ये कंपार्टमेंट नहीं पाया जाएगा। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक ही मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही ड्रॉ किया जाएगा, जिससे कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो सके। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है और इससे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आती है और यहीं से जो है कैबिनेट गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा कि ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि ये लेजिस्लेचर से ड्रॉ की जा रही है, तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये जो भी इम्प्लीमेंटेशन है इसको पूरा जो है लेजिस्लेचर को जवाबदेही इसकी लेजिस्लेचर में होती है, लेजिस्लेचर को या लोकसभा के अंदर इनकी जवाबदेही होगी, इनको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, इनको जो है हमारे जो पॉलिटिकल हमारे जो लीडर्स होते हैं या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उनके सामने इनकी क्वेश्चनिंग की जाती है। इस वजह से गवर्नमेंट काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, एग्जीक्यूटिव बहुत सोच समझ के इम्प्लीमेंटेशन करता है पॉलिसीज़ का, क्योंकि उसकी जवाबदेही जो है सीधे सीधे लेजिस्लेचर में होती है। इस सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो ये जो फीचर है पार्लियामेंट का ये लिया गया है ब्रिटेन की गवर्नमेंट से। ब्रिटेन में भी वेस्टमिनिस्टर मॉडल या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कैबिनेट मॉडल यूज़ होता है। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को केवल सेंटर पे एस्टैब्लिश नहीं करती बल्कि स्टेट्स में भी एस्टैब्लिश करती है। तो ये जो सिस्टम है जहाँ पर लेजिस्लेटिव पार्ट से ही एग्जीक्यूटिव पार्ट निकाला जा रहा है, ये न केवल सेंट्रल स्टेट लेवल पर पाया जाता है बल्कि स्टेट्स में भी पाया जाता है। इसीलिए आपने स्टेट में देखा होगा कि जो कैबिनेट मिलती है, पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, वो उनको दिए जाते हैं हमारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस को दिए जाते हैं। तो इससे जो है एक जवाबदेही उनकी तय रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली को और पार्लियामेंट को।
अब कुछ फीचर्स इंडियन पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ये हैं कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंस होती है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की। तो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में आपके जो है ये प्रेसिडेंट आएंगे, और रियल एग्जीक्यूटिव के कौन हो गए, इसमें आपके जो है प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूशन करते हैं। क्योंकि जो हमारे जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लिए जाते हैं, बट वो एक्चुअली इनको हेड कौन करता है, ये सारे डिसीजन कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, और कैबिनेट का हेड जो है, हेडिंग कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। दूसरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, जो दूसरा फीचर ये है कि कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब हमारे अभी जैसे मैं आपको समझा रही थी, जवाबदेही जो है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के हाथ में होती है, सारे क्वेश्चनिंग उनको जो है लेजिस्लेचर को देनी होती है। मेंबरशिप जो है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर से आती है, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव विंग के जो हेड्स हैं वो लेजिस्लेचर से आते हैं, मतलब कि मिनिस्टर्स ही हेड्स बनते हैं, लीडरशिप उनको मिनिस्टर्स की जो है वो लेजिस्लेचर के थ्रू आती है। और पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, लीडरशिप जो कैबिनेट की जाएगी वो सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। फिर लोअर हाउस जो है, या लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा हमारी किस पे हो जाएगी, स्टेट लेवल पर, और लोकसभा हमारी सेंट्रल लेवल पर, ये डिसॉल्व हो जाती है, हर 5 साल में ये डिसॉल्व होती है और इनका दोबारा इलेक्शन किया जाता है। अब इंडियन पार्लियामेंट थोड़ी सी डिफरेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट में से, काफ़ी कुछ हमारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पाई जाती हैं, बट जो ज़्यादातर जो सिस्टम है हमारा वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पैटर्न पे रिलेटेड है, बट कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। पहला जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो एक सोवरेन बॉडी नहीं है। सोवरेन बॉडी मतलब कि मतलब कि सुप्रीम बॉडी, जिसको पूरा पूरा जो मतलब निर्णय लेने का हक हो, जिसके ऊपर कोई और ना हो, ऐसा नहीं है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक सोवरेन बॉडी नहीं है ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह। दूसरी चीज़, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की पॉलिटी के तहत जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक हेरिडिटरी हेड है, मतलब ब्रिटेन की जो किंग और क्वीन है वो वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके हेड के रूप में मानी जाती हैं। बट इंडिया एक रिपब्लिक है, यहाँ पे एक इलेक्टेड हेड माना जाता है और हेरिडिटरी हेड नहीं माना जाता। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, चाहे वो ब्रिटेन में या इंडिया के अंदर हो, प्राइम मिनिस्टर का रोल पार्लियामेंट्री सिस्टम में काफ़ी क्रूशियल होता है, और इसीलिए इसको जो है प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होती है, कैबिनेट होती है, जो कि सबसे ज़्यादा जो डिसीजंस लेती है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब ये हम देख चुके हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। एक रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए, मेंबरशिप जो है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में पाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप पाई जाती है, और लोअर हाउस का डिसोल्यूशन होता है। अब छठा जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि हमारे जुडिशरी के अंदर, हमारी हमारी जो जुडिशरी हमारी जो पॉलिटी है उसके अंदर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी पाई जाती है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी पाई जाती है। अब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की अभी हमने बात की थी, हमने कहा था कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है, और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बेसिकली जो टर्म है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से आता है, और जबकि जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो डॉक्ट्रिन है ये अमेरिकन पॉलिटी से आता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब कि जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का डॉक्ट्रिन है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है, और जो जुडिशियली सुप्रीमेसी का डॉक्ट्रिन है ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से आया है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की, तो इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वही फाइनल लॉ के रूप में माना जाएगा। अब भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफ़र करता है। और उसी तरह से हमारा जो जुडिशियल पावर्स हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल पावर से डिफ़र करती हैं। एक हमने फीचर देखा था कि इंडिया की जो जुडिशरी है उसमें हमने एक फीचर लिया था जुडिशियल रिव्यू का। ये जो फीचर है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के तहत है। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की किसी भी लॉ का रिव्यू कर सकती है, किसी भी लॉ का, कोई भी उन्होंने कुछ भी काम किया है पार्लियामेंट में तो उसका, या फिर एग्जीक्यूटिव ने कुछ भी काम किया है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है अमेरिका के अंदर। ब्रिटेन बट इंडिया के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो काफ़ी नैरो है एज कम्पेयर टू अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में बहुत पावर है। प्रैक्टिकली अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट कुछ भी रिव्यू कर सकती है, कुछ भी चीज़ की रिव्यू कर सकती है, बट इंडिया की जो रिव्यू सिस्टम है वो काफ़ी नैरो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि कोई भी काम अगर लीगल तरीके से, देखिए एक तो हो गया रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब कि आपने लॉ को फॉलो किया कि नहीं। रूल ऑफ लॉ, जो लॉ बनी हुई है अगर उसके तहत आपने काम किया है तो वो लीगल कहलाएगा। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी के तहत आता है। कुछ भी, कोई भी लॉ अगर बना दी ब्रिटेन ने, पार्लियामेंट ने, अब उस लॉ के तहत अगर कुछ काम होता है तो ये कहलाता है रूल ऑफ लॉ। जैसे कि इंडिया के ऊपर जो ये रूलिंग कर रहे थे ये बाय रूल ऑफ लॉ होती थी। ब्रिटेन के में जो इंडिया का के ऊपर शासन किया जा रहा था ये बाय रूल ऑफ लॉ था। उन्होंने एक लॉ बना दी, चाहे वो लॉ सही हो या गलत हो, अगर कोई लॉ बन गई तो उसको फॉलो करना है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी कहलाता है और इसी को हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फिर एक आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है लॉ में जो प्रोसीजर है वो आपने फॉलो किया कि नहीं। तो इंडिया की जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत होगा। मतलब कि जो लॉ बनाई गई है उसके अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है किसी काम को करने का, अगर वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है तो वो चीज़ लीगल कहलाएगी, अदरवाइज उसको इलीगल करार कर दिया जाएगा। तो इंडिया के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ चेक करता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ये चेक करती है कि कोई भी काम अगर हुआ है वो लॉ के सिद्धांतों के अनुसार हुआ है कि नहीं, सॉरी लॉ के प्रोसीजर के अनुसार हुआ है कि नहीं। बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक वाइड टर्म है जहां पर आप पूरा देखते हैं कि लॉ का पूरा जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो फॉलो हुए कि नहीं। पूरा जो लॉ का प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस होता है लॉ करने का, मतलब कि जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो पूरा देखा जाएगा। लॉ में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, अनजस्ट तो नहीं है, लॉ को प्रॉपरली बनाया गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का रिव्यू जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हो जाता है। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ों के लिए हम एक सेपरेट बड़ा लेक्चर बनाएंगे। अभी आपको ये समझना है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू होगा वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने एक प्रॉपर सिंथेसिस की है ब्रिटिश पार्लियामेंट और अमेरिकन पार्लियामेंट के बीच में। ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है, अमेरिकन पार्लियामेंट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बिलीव करती है, और हमारा जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है जो कि दोनों चीज़ों के बीच में लाई करता है। ये दो जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स आप देख सकते हैं, उसके बीच में ये मिड पॉइंट लाई करता है। ये हमारा जो है ये हमारा जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बीच के पॉइंट में एक देखा गया है। तो ये एक प्रॉपर सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी की। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। मतलब कि जुडिशरी के ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं है। जुडिशरी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है और सारी जो लॉज हैं वो एक हेरार्किकल सिस्टम में है। मतलब कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपकी हाई कोर्ट्स, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट, तो ये एक कंटिन्यूस सेट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक जुडिशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश करता है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। जुडिशरी इंटीग्रेटेड हो और साथ साथ मतलब आपस में जुड़ी हुई हो और साथ साथ इंडिपेंडेंट भी हो। सुप्रीम कोर्ट जो है ये सबसे टॉप पे पहला कहलाती है, ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है इंडिया की, और यही हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को मेंटेन करती है।
सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है हाई कोर्ट्स पाई जाती हैं, और हाई कोर्ट के नीचे आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पाई जाती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी लोअर कोर्ट्स जो हैं वो सभी हाई कोर्ट के नीचे पाई जाती हैं। ये जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, इससे ये ना केवल सेंट्रल लॉज को इन्फोर्स करेगा बल्कि स्टेट लॉज को भी इन्फोर्स करेगा। अब थोड़ा सा रुक करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कोर्ट अलग होती है और ये सिर्फ फेडरल लॉज को इन्फोर्स करती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉज हैं उनको जो है फेडरल कोर्ट देखेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट की लॉज हैं वो स्टेट की हाई कोर्ट्स देखती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की लॉज के ऊपर जो हाई कोर्ट का जजमेंट आता है वो सुप्रीम माना जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और फेडरल लॉज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक वहाँ पे वो आएगा, जो भी बयान आएगा वो सुप्रीम माना जाता है। तो इस तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेटेड नहीं है, बट इंडिया के अंदर एक इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हाई कोर्ट में भी आप सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को लेके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी किसी भी हाई कोर्ट की अपील आ सकती है जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के बियॉन्ड भी हो सकती है। तो इंडिया की जो कोर्ट्स हैं वो दोनों तरह की लॉज को एनफोर्स करती हैं, सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज को भी। सुप्रीम कोर्ट हमारी एक फेडरल कोर्ट है और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अपील अगर आपको करनी है किसी भी कोर्ट के खिलाफ, तो आप किसी भी कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उसको हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी गारंटी देती है, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में हमारी ये कोर्ट कहलाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? हमारी सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो फंडामेंटल राइट्स का है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट का पूरा एक चैप्टर होगा, तो ये सिर्फ एक सेलिएंट फीचर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का आपने देखा होगा उतना ज़्यादा डिटेल में इंस्ट्रक्शन हमारा जो है डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट जो है मूलभूत अधिकार होते हैं। ये वो राइट्स हैं जो सभी को, हर सिटीजन को ग्रांट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इनको ये सब एनफोर्सेबल होते हैं। मतलब कि अगर इनको हमें नहीं मिलते हैं तो इनके खिलाफ, इनके ना मिलने की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को जो है ये हमारा गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट हमें कि अगर हमारे किसी भी मूलभूत अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करेगा और हमें जो है न्याय दिलाएगा, इन राइट्स को एनफोर्स कराएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट आती है इनसे, ये एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दीज आर एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है, अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होंगे तो एग्जीक्यूटिव जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कुछ भी तरह की लॉ बना सकती है, कुछ भी हमें जो है काम कुछ भी हमें दे सकती है, कुछ भी करवा सकती है हमें। तो उसको लिमिट करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स जैसा कि हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आते हैं, और हमें जो है 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। सभी सिटीजन्स के पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। तीसरा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। फिर हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सभी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का हक है पूरा पूरा, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया गया है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 और 30। और फिर हमारा फाइनल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, क्योंकि ये जो सारे राइट्स हमने देखे ऊपर के, ये सारे राइट्स को एनफोर्स करने की जो पावर है वो आर्टिकल 32 से आती है। ये राइट्स जस्टिशिएबल है नेचर में, मतलब कि अगर ये जो है कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्सेबल हैं, और अगर इनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं इनको रिस्टोर करवाने के लिए। कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, मतलब कि जिसके भी राइट्स का हनन हुआ है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वो रिट्स को इश्यू करा सकता है। कौन कौन सी रिट्स? रिट्स ऑफ हैबीज कॉर्पस, ये आपने सुनी होगी, हैबियस कॉर्पस। फिर आपकी मैंडमस सर्शियरारी, फिर आपकी प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। ये सारी रिट्स को एनफोर्स कराने के लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। बट एक बात और ये याद रखनी है कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं।
ये राइट्स जो है आपके पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं हैं, कंप्लीट नहीं हैं, इनको कर्टेल किया जा सकता है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जिससे कि किसी के राइट्स जो है किसी दूसरे के राइट का हनन ना करें। इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाई गई हैं। ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही इनको एनफोर्स किया जाएगा। इनको कर्टेल या रिपील किया जा सकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इवन इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर की। आई थिंक इसके बाद हमें प्रियम्बल देखना है और प्रियम्बल के बाद यूनियन, और यूनियन के बाद सिटीजनशिप, फिर हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट आएगा। तब हम अच्छे से डिटेल डिस्कशन इसका भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये एक नॉर्मेटिव फीचर, ये एक नोवेल फीचर है, मतलब कि एक नया फीचर है, एकदम न्यू फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो फीचर है ये हमारा जो है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, और इसको यूज़ करके हम आइडियल ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी उसको जो है प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये चाहते हैं कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। बट ये भी कुछ राइट्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी, वो बड़े बड़े राइट्स लिखे गए हैं जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे चाहते थे कि किस तरह से इन राइट्स को लॉज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए। बट फंडामेंटल राइट की तरह ये नॉन जस्टिसेबल नहीं होते। ये नॉन जस्टि मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल है। मतलब कि अगर इनका हनन होता है या इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं आप। ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर हैं। बट ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये, फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ बोला है कि ये फंडामेंटल होने चाहिए हमारी गवर्नेंस में। ठीक है, दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ इंडियन इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ये फंडामेंटल हैं, इनको जो है गवर्नेंस के अंदर होना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल इन गवर्नेंस, ठीक है, पहला ये आपका फीचर है इनका। दूसरा फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो ये है कि ये स्टेट की ड्यूटी होगी, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए लॉज बनाते वक्त। मतलब कि जब भी आप लॉ बना रहे हैं तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को उन लॉज के अंदर इनकॉर्पोरेट करे। तो हालांकि ये फंडामेंटली एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिए गए हैं, बट ये जो है हमारी लॉज के में किसी तरह से अप्लाई करने की कोशिश की जानी चाहिए। और इवेंचुअली जो है ये एक तरह से हमें गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि इवेंचुअली ये राइट्स भी आपको मिल जाएंगे। मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट ये गवर्नेंस के प्रिंसिपल के तहत आपके लिए ये दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी नोबल फीचर है। और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फाउंड हुआ है एक बेडरॉक पर एज अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा था कि हमारा जो फंडामेंटल लॉ राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इन दोनों के बीच में एक तारतम्य होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और उसी बैलेंस के बेसिस पे पूरी हमारी पॉलिटी जो है या गवर्नेंस जो है वो बेस्ड होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट फीचर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, इनको ऐड किया गया है बाय ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी। जब इंटरनल इमरजेंसी चल रही थी 1975 से लेकर 1977 के बीच में, उस वक्त इनको जो है इंसर्ट किया गया है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे आई हैं। तो क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में आता है जनरली कि कौन सी कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनकी रिकमेंडेशंस दी थी और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे इनको डाला गया था।
सिक्स्थ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई थी, जहाँ पे बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन है उसकी जो ड्यूटी है पेरेंट्स के ऊपर डाली गई थी कि वो अपने बच्चों को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। पार्ट 4A, ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आती हैं? पार्ट 4A। और हमने आर्टिकल भी देखा था, आर्टिकल 51A में ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई हैं। हमारी टोटल जो है इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, एक 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई है, तो टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10 और 86 के तहत 1 मोर, तो टोटल हमारी जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जैसे कि कुछ ड्यूटीज़ हो गई, जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, प्रोटेक्ट करनी है सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी कंट्री की, हमें प्रमोट करना है स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल, फिर हमें प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोजिट कल्चर। उसके साथ साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि ये जो ड्यूटीज़ हैं ये हमें रिमाइंड कराती हैं कि हमारे भी अगर हमारे कुछ हक हैं गवर्नमेंट के तहत, तो हमारे कुछ जो है ड्यूटीज़ भी हैं, हमें कुछ जो है अगर हमारी कुछ अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, और उन्हीं कर्तव्य को याद दिलाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो काफ़ी अगर आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट एक और चीज़ यहाँ पे याद करने वाली है कि ये भी नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब कि अगर आप ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर कोई लॉ, कोई मतलब आपको ऐसे कोर्ट में कोई सज़ा नहीं होगी या कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा, ये टोटली नॉन जस्टिशिएबल हैं इन नेचर। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि हम एक सेकुलर स्टेट हैं। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी स्टेट रिलीजन को एज एन ऑफिशियल रिलीजन के रूप में नहीं देखते हैं। सारे रिलीजन्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया के अंदर। कुछ प्रोविजंस हैं जो कि सेकुलर कैरेक्टर को इंडियन स्टेट के शो करते हैं। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्पेसिफिकली एक वर्ड डाला गया है प्रियम्बल में, सेकुलर सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो एक सेकुलर वर्ड जो है ये इंसर्ट किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। प्रियम्बल ने कहा था कि सभी प्रियम्बल में ये भी कहा गया है कि सभी सिटीजन्स को लिबर्टी है बिलीफ, फेथ और वर्शिप की, तो यहाँ पे भी जो है बात आती है हमारे सेकुलर कैरेक्टर की। और उसी तरह से आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट जो है किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब कि सभी को इक्वालिटी ग्रांट की गई है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो ये सारे जो है कुछ सेकुलर स्टेट के हमारे फीचर्स हैं। इसी तरह से सेकुलरिज्म जो है आर्टिकल 15 के तहत भी आता है, जहाँ पे ये कहा गया है साफ कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी सिटीजन पर के बीच में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और भी ग्राउंड्स हैं, तो स्पेसिफिकली रिलीजन का ग्राउंड भी दिया गया है इन आर्टिकल 15। इसी तरह से आर्टिकल 16 के तहत इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है सभी सिटीजन्स को इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये अगेन जो है सेकुलर फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट सेकुलर फीचर है कि सभी पर्सन, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। आर्टिकल 17 कहता है कि सभी को फ्रीडम है कॉन्शियंस का, जो भी आप चाहें उसमें बिलीव कर सकते हैं। राइट टू फ्रीली प्रोफेस मतलब कि अपने रिलीजन को बताना दूसरों तक और प्रैक्टिस करना और प्रोपेगेट करना। आप इवन चाहें तो अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं और इसका आपको मूलभूत अधिकार है अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 26 कहता है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को और उसके किसी भी सेक्शन को पूरा पूरा राइट है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का, मतलब कि कोई भी रिलीजन हो, कोई हर रिलीजन को और हर रिलीजन के हर सेक्ट को, जैसे कि बहुत सारी सेक्ट्स होते हैं अलग अलग रिलीजन में, तो सभी सेक्शंस को, सभी रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज करें। उसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट सेकुलर फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो पे करे किसी भी टैक्स को फॉर प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए किसी के ऊपर भी टैक्स जैसे जजिया वगैरह नहीं लगाया जाएगा। तो ये सारे हमारे जो है सेकुलर फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर इसी तरह से बात की जाती है कि कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये आर्टिकल 28 में सेकुलर राइट है ये सबका। किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन को
ये राइट होगा कि वो अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर और स्क्रिप्ट को जो है कंजर्व कर सकें या उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ये आर्टिकल 29 के तहत अधिकार दिया गया है। ये भी हमारा एक सेकुलर फीचर है। आर्टिकल 30 भी काफ़ी जो एक्सप्लिसिटली एक सेकुलर फीचर है इसमें ये कहा गया है कि हर माइनॉरिटीज़ को, कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी है या कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो उसको अधिकार होगा कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर कर सके, मतलब कि चला सके। जो भी उनके चॉइस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो चला सकती है और इस्टेब्लिश कर सकती है। आर्टिकल 30 के तहत ये सेकुलर फीचर डाला गया है। आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया है, वहाँ पे भी एक सेकुलर फीचर है जहाँ कहा गया है कि स्टेट जो है कोशिश करेगा कि सभी सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड दी जाए, यूसीसी, जो कि अगेन एक सेकुलर फीचर के तहत आता है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये एक सेकुलर स्टेट की तरफ इशारा करते हैं। अब अगर आप बात करेंगे सेकुलरिज्म की, तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, उसमें सेपरेशन होती है रिलीजन और स्टेट के बीच में, मतलब कि चर्च और पॉलिटिक्स के बीच में एक सेपरेशन है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, और ये इंडियन सिचुएशन में इनएप्लीकेबल है क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। इसीलिए भारत का जो संविधान है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म फॉलो करता है, जहाँ पर इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाता है सभी रिलीजन्स को, कि सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश कर दिया है पुराने जो सिस्टम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, जो कि हमने लॉ ऑफ 1909 में भी देखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन तीनों एक्ट्स में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, तो ये अबॉलिश किया गया है। रिजर्वेशन सीट्स की नहीं होगी किसी भी रिलीजन के बेसिस पर। उस हालांकि जो है टेम्पररी रिजर्वेशन किया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बट यहाँ पे जो वोटर्स हैं मतलब जो हमारे केवल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आएंगे, बट जो वोटर्स हैं वो सभी जो है कॉमन होंगे, कॉमन वोटर्स होते हैं, तो वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आप इसको नहीं मानेंगे। तो ये जो है कुछ फीचर्स हैं जो सब हमारे सेकुलर स्टेट की तरफ इशारा करते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि भारत के अंदर एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किया जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। मतलब कि वोटिंग एज जो है वो सबके लिए यूनिवर्सली 18 साल की गई है। पहले ये 1989 तक 21 साल थी। 1950 से ही जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब से सभी को अधिकार दिया गया था कि सभी लोग वोटिंग कर सकते हैं, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं और कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। वोटिंग एज उस वक्त 21 साल रखी गई थी, बाद में इसको घटा के 18 साल कर दिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, जो कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था और ये काफ़ी रिमार्केबल था क्योंकि हमारी कंट्री का साइज़ काफ़ी बड़ा था, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, पॉवर्टी के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा थे, सोशल इनइक्वालिटीज़ थी और इलिटरेसी थी। जब भारत आज़ाद हुआ था केवल 10% जो है इंडियंस लिटरेट थे, और ऐसे में ये जो एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, अपने आप में काफ़ी बोल्ड एक्सपेरिमेंट माना जाता है और काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस बना देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को एनहेंस करता है, कॉमन लोगों की जो प्रेस्टीज है उसको बढ़ाता है, और जो डेमोक्रेसी का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, उसको अपहोल्ड करता है। ये माइनॉरिटीज़ को एनेबल करता है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, और होप्स को जो है नए नए विस्टार्स जो है ओपन करता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, और साथ साथ जो है होप को भी रेज करता है। नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सिंगल सिटीजनशिप। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये जो है डुअल पॉलिटी को सोचता है, मतलब कि सेंटर में एक अलग पॉलिटी है और स्टेट पर एक अलग जो है आपकी सरकार, राज्य सरकार अलग होती है, केंद्र सरकार अलग है, बट यहाँ पे एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है और वो आपकी इंडियन सिटीजनशिप है। आप जो है किसी स्टेट के सिटीजन नहीं माने जाते हैं। कंट्रीज़ जहाँ पे फेडरल पॉलिटी है जैसे कि यूएसए, वहाँ पे जो है एक व्यक्ति न केवल सिटीज़न होता है यूएसए का, बल्कि वो जिस स्टेट में रहता है उसका भी सिटीज़न माना जाता है।
इसकी जो एलिजियंस हो जाती है, इसकी जो एक झुकाव हो जाता है, या फिर इसका जो एक एलिजियंस है वो दो राइट्स इसको के बोथ जो है सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को होगा। और इसको दो तरह के अधिकार दिए जाते हैं, एक अधिकार जो कि नेशनल गवर्नमेंट देती है और दूसरा अधिकार जो कि स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी स्टेट्स में अलग अलग अधिकार हैं। अगर आपको याद होगा, सिविल वॉर हुआ था, ये सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में, और वहाँ पे नॉर्थ स्टेट्स में जो है अबॉलिश कर दिया गया था स्लेवरी को, और साउथ स्टेट में स्लेवरी अलाउड थी, याद होगा आपको। इसके बाद जो है आपके वाशिंगटन आए थे, जॉर्ज वाशिंगटन, सॉरी शायद नहीं, अब्राहम लिंकन की बात है, जॉर्ज वाशिंगटन की बात नहीं है, अब्राहम लिंकन के दौरान की बात है, सिविल वॉर हुआ था। और ये जो एक अधिकार था कि लोगों को, जो साउथ के स्टेट्स थे जहाँ पे स्लेवरी अलाउड थी, तो ये देखिए ये स्टेट के जो राइट्स थे वहाँ से उनको स्लेव रखने का अधिकार दिया गया था। तो ये जो है ये डुअल सिस्टम होता है। तो इस तरह से जो है स्टेट्स के बीच में कुछ अधिकार किसी स्टेट में होंगे, कुछ अधिकार किसी स्टेट में नहीं होंगे। इससे क्या होता है कि एक आप कह सकते हैं कि एक कंट्री के अंदर ही इनइक्वालिटीज़ परपेचुएट हो सकती हैं, और जो पॉलिटी है, जो आप बोल सकते हैं कि एक डिवीजन की भावना आ सकती है, जहाँ पे एक सिटीज़न को लगेगा कि वो किसी और स्टेट का है, तो एक फ्रेटर्निटी नहीं आती है, कॉमन स्पिरिट जो है वो मिसिंग हो जाती है। और स्पेशली एक कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी हो, जहाँ पे बोली की, भाषा की, कल्चर की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, उसमें जो है इस तरह के डुअल अधिकार और डुअल सिटीजनशिप हानिकारक हो सकती है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सिंगल सिटीजनशिप दी है। सबको समान अधिकार हैं, पॉलिटिकल और सिविल अधिकार दिए गए हैं पूरी कंट्री में, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता किसी भी सिटीजन के, दो सिटीजन्स के बीच में, क्योंकि उनका जन्म अलग अलग स्टेट्स में हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है सिंगल सिटीजनशिप का है और यूनिफॉर्म राइट्स का है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका गोल था कि एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन बनाया जाए, और इसको अभी भी पूरी तरह से रियलाइज़ नहीं किया गया है। इसको रियलाइज़ करना ये हमारी और आपकी ड्रीम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ये ध्यान रखती हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो ठीक से है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ठीक से फॉलो हो रहा है। ये सारी चीज़ों का जो ओवरसाइट है, जो एक कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर है, वो मेंटेन की जाती है अलग अलग ब्रांचेस में इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के द्वारा। ये बॉडीज़ जो अलग बनाई गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली जो इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन है, जो कि इंश्योर करेगी कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हों पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स के में, प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। फिर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो है अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, उसके साथ साथ पीएसयूज़ के भी अकाउंट को ये देखते हैं। फिर आपकी तीसरी इंडिपेंडेंट बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो कि एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराती है ऑल इंडिया सर्विसेज के रिक्रूटमेंट्स के लिए, साथ साथ जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, हायर सेंट्रल सर्विसेज हैं, उनके लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है डिसिप्लिनरी मैटर्स पे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सभी स्टेट्स में इस्टेब्लिश की गई हैं, ये भी स्टेट इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं स्टेट सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए, और गवर्नर को एडवाइस करती हैं डिसिप्लिनरी मैटर्स पर। फिर हमारे जो है इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब ये है कि ये इलेबोरेट जो है प्रोविजंस हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए काम में आते हैं, और इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है जिससे कि हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें जो है सही से मेंटेन की जाएं। पहला जो प्रावधान है आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का प्रावधान है, जो कि केवल दो ग्राउंड्स पे घोषित की जा सकती है। पहला ग्राउंड है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और दूसरा है आर्म्ड इंटरनल रिबेलियन। तो केवल दो, आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन, केवल इन दो ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की जा सकती है। दूसरा, आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम की जा सकती है। स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है जब, ये भी दो ग्राउंड्स पे की जाती है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है ब्रेक डाउन की हो जाए, या फिर
जो स्टेट है वो सेंटर की डायरेक्शंस को कंप्लाई ना करे। तो केवल दो ग्राउंड्स पे ये भी प्रोक्लेम की जाती है। पहला, ब्रोक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। दूसरा, फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ सेंटर। डायरेक्शन की सेंटर से अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तब भी स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। आर्टिकल 365 ये प्रोक्लेम की जाती है, अभी मैंने जैसे बताया था, फेलियर टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, ये आपका आर्टिकल 365 के तहत इसमें स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। फिर आपका तीसरी तरह की इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये डिक्लेयर होती है आर्टिकल 360 के तहत, और ये डिक्लेयर होती है ऑन ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है या फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ख़राब है, तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो टोटल 3 तरह की इमरजेंसी होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत जो है डिक्लेयर होती है। 356 में फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन, और 365 में फेलियर टू फॉलो डायरेक्शन ऑफ स्टेट सेंटर। तो ये दो आपके स्टेट इमरजेंसी के ग्राउंड्स हैं। नेशनल इमरजेंसी में एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। अब आपका 3 टायर गवर्नमेंट का आता है सिस्टम। 3 टायर गवर्नमेंट मतलब कि अच्छा, एक और बात आपके दिमाग में आएगी कि इमरजेंसी के वक्त क्या होता है। इमरजेंसी के वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी पावरफुल हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल्स को भी ले लेती है अपने अंदर। फेडरल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली चेंज हो जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में, और विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो है आपका केवल इमरजेंसी के दौरान होता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं माना जाता है, और इसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जो कि हम इमरजेंसी के प्रोविजंस के दौरान इसका डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ पे पहले डुअल पॉलिटी देखी गई थी, लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो है पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड थी। बट 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आए थे, उन्होंने ए थर्ड टीयर को भी ऐड कर दिया है जो कि लोकल गवर्नमेंट कहलाता है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आई थी, और इसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी पंचायत्स को, और एक नया चैप्टर ऐड किया था पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक नया स्केड्यूल 11 डाला था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस पार्लियामेंट थर्ड जो टायर है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, स्पेशली विलेजेस में। पार्ट 74th अमेंडमेंट एक्ट ये 1992 में आया था। इसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी म्यूनिसिपालिटीज़ को, और एक पार्ट 9A ऐड किया था, और शेड्यूल 12 ऐड किया था म्यूनिसिपालिटीज़ में, मतलब कि अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए। फिर आपका जो है बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत आया है, और इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इसमें जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट हो गया है अंडर आर्टिकल 19। उसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ऐड किया गया है स्टेट पॉलिसी का, जहां पर प्रमोशन किया जाना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अंडर आर्टिकल 43B। फिर तीसरी चीज़ जो ऐड हुई है वो ये है कि पार्ट 9B के अंदर एक जो कि एक नया पार्ट ऐड किया गया है जिसका नाम है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यहाँ पे आर्टिकल 243ZH से लेकर के आर्टिकल 243ZT को इनकॉर्पोरेट किया गया है। यहाँ ये जो है डाला गया है जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फंक्शन कर सके एज ए डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनॉमिक और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में। उसके साथ साथ ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी फॉर्म की जा सके, और इनको जो है अप्रोप्रिएट लॉ जो है इनको गवर्न कर सके। अब कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। पहली बात की जाती है कि हमने देखा था कितने सारे फीचर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं, तो बहुत सारे लोग जो है क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ये क्रिटिसिज्म अनफेयर और इलॉजिकल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए थे।
अब हम बात करते हैं क्रिटिसिजम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पहला जो क्रिटिसिज्म किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि भारत का जो संविधान है वो काफ़ी हद तक बोरोड संविधान है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे हमने देखा भी था कि हमने कितनी सारी जो है बोरोइंग की है इधर उधर से, और ये हमने अपने फीचर्स में भी देखा था। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, पैचवर्क है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस का। बट ये क्रिटिसिज्म काफ़ी अनफेयर और इलॉजिकल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में, जिससे कि इनको जो है सूटेबल किया जा सके भारत के संविधान, इंडियन गवर्नेंस के अकॉर्डिंग, और साथ साथ उनके फॉल्ट को अवॉइड किया जा सके। इसको आंसर करते वक्त ये क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी लगाया गया था, और इसको आंसर करते वक्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि one likes to ask whether it can be anything new in constitution framed at this hour in history of the world। तो उन्होंने कहा कि हमसे पूछा जाता है कि हम क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ नया बनाएं इस वक्त। तो क्योंकि जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कम से कम 100 साल पहले बनाया गया था, और उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया था। तो उन्होंने कहा कि स्कोप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत पहले से सेटल हो रखा है, और सभी ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से वो वर्क कर रहे हैं। तो बी आर अम्बेडकर जी का कहना था कि केवल जो हम नई थिंग डाल सकते हैं, जो नई चीज़ बना सकते हैं, वो ये है कि उनके फॉल्ट्स को हटा सकें और अपनी नीड्स को एकोमोडेट कर सकें। ये जो चार्ज हमारे ऊपर डाला जा रहा है कि हमने एक ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशंस का, ये इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। ये जो है रियलिटीज़ को नहीं फोर्स करता। उसके साथ साथ बी आर अम्बेडकर जी का कहना ये भी था कि जो चीज़ वर्क करती है उसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बुराई क्या है। तो ये हमको इसीलिए मतलब ये क्रिटिसिज्म जो है ये वेल जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म नहीं कहा जाएगा। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो कहा जाता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कार्बन कॉपी है 1935 की एक्ट का। तो 1935 की एक्ट का कार्बन कॉपी कहा गया था, और अमेंडेड वर्जन ऑफ 1935 एक्ट कहा गया था। जैसे कि एन श्रीनिवासन जी ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज और सब्सटेंस में एक क्लोज कॉपी है एक्ट ऑफ 1935 का। इसी तरह से सर जो आइवर जेनिंग्स ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है, और बहुत सारे इसके प्रोविजन जो है टेक्सचुअली वहाँ से कॉपी किए गए हैं। इसी तरह से पी आर देशमुख जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, बस इसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऐड कर दी है। इन सबको आंसर करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो एक्यूजेशन लगाया जा रहा है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कॉपी किया है, तो मैं इसमें कोई अपॉलॉजीज़ नहीं करता हूँ, मैं कोई यहाँ पे माफ़ी नहीं मांगता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें हमें मतलब कोई भी मैं इसमें कोई शर्मिंदा नहीं होता कि हमने बोरोइंग की है। देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड इन बोरोइंग, उनका ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई प्लेजरिज्म नहीं किया गया है, यहाँ पे ब्लाइंड कॉपी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी पेटेंट राइट को होल्ड नहीं करता है फंडामेंटल आइडियाज़ के, कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल आइडियाज़ हैं उसका किसी के पास कोई पेटेंट राइट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए सॉरी बोलता हूँ कि मैंने कुछ प्रोविजंस लिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। वो इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है इंडिया के अंदर, और एकदम से चेंज करना इजी नहीं होगा। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। बाकी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, इसीलिए ये क्रिटिसिज्म भी वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म नहीं है। नेक्स्ट बोला जाता है कि ये एक अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है। फॉर एग्जांपल के हनुमानथैया एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहा कि वी वांटेड म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। उनका कहना था कि हमें वीणा और सितार की धुन सुननी थी और हमें एक इंग्लिश बैंड का म्यूज़िक मिला है। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो जो है इंग्लिश वे में एजुकेट हुए थे। इसी तरह से लोकनाथ मिश्रा जी ने, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इनका कहना था कि हमने एक स्लेविश इमिटेशन किया है वेस्ट का, और एक स्लेविश जो है सरेंडर किया है वेस्ट का।
तो इन सब को जो है आंसर करते हुए अगेन कहा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये मैनिफेस्ट करता है स्पिरिट ऑफ इंडिया की, ये जो है सूटेबल होगा और जब इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा तो ये इंडिया के अंदर इंडियन स्पिरिट को प्रमोट करेगा और यूनिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करेगा। तो अगेन ये जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत ज़्यादा फाउंडेड, बहुत ज़्यादा वेल ग्राउंडेड क्रिटिसिज्म नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट कहा गया है कि ये एक अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये अनगांधीयन है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी का फिलॉसफीज़ और आइडियल्स जो हैं उनको जो है नहीं डाला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड किया जाना चाहिए था और रेस करना चाहिए था पंचायत से, फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जाना चाहिए था। इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो गांधीयंस थे उनका कहना था कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो महात्मा गांधी जी चाहते थे, ना ही उन्होंने एनविसाज किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पंचायत को उस सिस्टम में अप्लाई नहीं करता है जैसा कि गांधी जी ने सोचा था। और बट बाद में बाई 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो गांधी जी के फीचर्स हैं, जो गांधीयन फीचर्स हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। नेक्स्ट हमें देखना है कि एलिफेंटन साइज, ये एक वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म है। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ बहुत बड़ा है और साइज़ क्यों बड़ा है ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि ये एक पैराडाइज है लॉयर्स के लिए, मतलब कि इतना बड़ा है, इतने सारे फीचर्स हैं, इतना ज़्यादा जो है ये कॉम्प्लेक्स है, इतना लीगलिस्टिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरह की लीगल लैंग्वेज और फ्रेजेस डाले गए हैं उससे ये एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि लॉयर्स के लिए एक पैराडाइज होगा। लॉयर्स पैराडाइज एक्चुअली जो वर्ड है ये सर आइवर जेनिंग्स ने दिया था, आइवर जेनिंग्स ने दिया है ये वर्ड। और ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये आरोप, ये ब्लेम लगाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बोला है कि ये जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। अगेन देखा जाए तो एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जो है इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है इस कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के। बट जो कि जैसे कि हमने देखा था कि क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज थे तो उनका ये मानना था कि जितना हम लीगलिस्टिकली, जितना हम जो है अनएम्बिगुअस रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को उतना बेहतर रहेगा, उतना कम जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, उतना इजी जो है इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करना होगा, जिस वजह से इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसको प्रदान की गई थी। तो ये जो है सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन था, सेलिएंट फीचर्स थे। अब इसके बाद से हम जो है यूनियन की हम स्टडी करेंगे प्रीएम्बल की, और बाकी जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं उनको भी हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो सारे जो लेक्चर्स हैं वो कर लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पॉलिटी को पूरी कंप्लीट सेंस में हम पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि मैं इस तरह के वीडियोज़ आपको बना के देती रहूँ। Thanks a lot and have a good day.